Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Sophia Goyal and today's video is about preparations before coming to Germany. तो ये वीडियो फ्रेंड्स थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जर्मनी आना और आने से पहले की प्रिपरेशंस भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आई नो आपने जो जॉब ली होगी उसके लिए आपने जो भी स्ट्रगल करी होगी वो तो चैलेंज है ही फॉर श्योर, बट वहाँ तक उसके बाद जो तैयारियाँ करनी होती हैं वो भी इक्वली चैलेंजिंग होती हैं और उसके लिए भी हमें बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी होती हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे पहले से पता नहीं थी और जिनमें मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, तो मैं वो सारी चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूँगी जिससे कि आप इजीली और स्मूथली इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सको। ऑफ कोर्स थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, बट ये मेरी एश्योरिटी है कि मैं आपको बेस्ट वे में गाइड करूँगी। ओके, सो लेट्स मूव अहेड विद द टॉपिक्स दैट वी नीड टू कवर, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमको कवर करनी पड़ती हैं। अब जॉब तो मिल गई, लेकिन सबसे पहली चीज़ और सबसे बड़ा हेडेक है वीज़ा। तो फ्रेंड्स, वीज़ा का क्या प्रोसेस होता है, उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, इससे रिलेटेड मैंने एक इन डिटेल वीडियो पहले ही बनाई हुई है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो, या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप वो वीडियो को रेफ़र कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने वो वीडियो या वो वाला पार्ट यहाँ इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने उसको सेपरेटली रखा हुआ है। अब फ्रेंड्स, बस मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ, जिन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है या जो अभी इस प्रोसेस में नहीं गए हैं, उनको ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि उनको ये कन्फ्यूजन होती है कि कंपनी हमको वीज़ा का सारा काम करके देगी या फिर कंपनी हमें सारा प्रोसेस परफॉर्म करके देगी, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। सारा का सारा काम हमें खुद ही करना पड़ता है, तो वो आपको भी खुद ही करना पड़ेगा, चाहे अपॉइंटमेंट लेना हो या डॉक्यूमेंट सबमिट करना हो। ये सब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पर फिर से बता दे रही हूँ कि इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि वीज़ा जो है सारा काम वीज़ा का कंपनी ही करके दे देगी, आपको ही करना है। फाइन, अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े चैलेंज पे, जो कि है कि चलो वीज़ा का तो देख लिया भाई, हम वेट लिस्ट में चले गए या जो भी हम अपनी तरफ से कर सकते थे हमने कर लिया। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है घर लेना, यानी कि दूसरा हमारा पॉइंट है एकोमोडेशन। अब एकोमोडेशन में भी फ्रेंड्स मैं टेम्परेरी एकोमोडेशन की बात करूंगी, ये आपका कोई परमानेंट या लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन नहीं है। अब इस चीज़ में फ्रेंड्स मैं आपको एक सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ, वो ये है कि बहुत सारे फ्रेंड्स को लगता था कि अरे तुमको कंपनी कहीं एकोमोडेशन नहीं दे रही क्या, या फिर वो तुम्हें कहीं होटल एक रहने के लिए नहीं दे रही क्या। उसका रीज़न ये होता है फ्रेंड्स कि हम लोग इंडिया में जब भी कहीं से कहीं पर रीलोकेट करते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है कि कंपनी हमको एक 15 दिन का या 1 महीने का एकोमोडेशन देती है, कोई फ्लैट दे देगी या फिर कोई होटल दे देगी, जो कि आप यहाँ पे भी कर सकते हो। जो भी कंपनी आपको रीइंबर्स कर रही होगी रीलोकेशन के लिए, उसमें आप ले लो होटल आपको लेना है तो। पर प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी फ्रेंड्स कि खाना कहाँ पे खाओगे। यहाँ पे खाना भी इतना एक्सपेंसिव है कि आप बाहर डेली खाना नहीं खा सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा रीज़न होता है एकोमोडेशन लेने का, वो है कि यहाँ पे जब तक आपके पास आपका एड्रेस नहीं होगा, आपके एड्रेस की एक लोकेशन नहीं होगी, उसके बिना आपका सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। और यहाँ आते ही हर किसी के लिए वो सिटी रजिस्ट्रेशन, वो एड्रेस रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। तो वो एक होटल के थ्रू नहीं होता और उस रजिस्ट्रेशन को फ्रेंड्स हम बोलते हैं एनमेल्डंग। फ्रेंड्स, नाम याद रखिएगा, एनमेल्डंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको वीडियो में बाद में समझाऊंगी। पहले बात करते हैं कि टेम्परेरी एकोमोडेशन किस तरीके से लिया जा सकता है। तो अब फ्रेंड्स, टेम्परेरी एकोमोडेशन के लिए बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको टेम्परेरी एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही हैं। ओके, तो उसमें से जैसे कुछ साइट्स हैं, मैं लिंक भी दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जो कि है वंडर फ्लैट्स है आपका, उसके अलावा हाउसिंग एनीवेयर है, uniplaces.com है, द होम लाइक है। ओके, तो इस तरीके की मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, मैं जितनी मेरे को पता है मैं सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये जो है आपको टेम्परेरी एकोमोडेशन दे देती है। बट अब आप सोच रहे होगे कि चलो ये तो मिल जाएगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है ना फ्रेंड्स कि जर्मनी में परमानेंट अकोमोडेशन यानी कि अपार्टमेंट मिलना इज़ अ टफ टास्क। पीपल ऑफन से दैट कि इट्स ईजियर टू फाइंड अ जॉब देन टू फाइंड एन अपार्टमेंट इन जर्मनी। तो इतना ज़्यादा टफ है, लेकिन वो है आपका लॉन्ग टर्म अपार्टमेंट ढूंढना। लेकिन शॉर्ट टर्म पहले बड़े इजीली मिल जाते थे, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हो गई है कि डिमांड इतनी ज़्यादा है और कोविड के बाद या जो भी कह लो इतने लोग आ रहे हैं कि उसकी वजह से टेम्परेरी एकोमोडेशन मिलना भी बहुत ही मुश्किल हो गया है। और टेम्परेरी वालों के थोड़ा सा, मैं बोलूँ ना अपनी लैंग्वेज में, दिमाग ख़राब हो चुके हैं बेसिकली। अब उनको भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे सबको रखना है, वो भी मतलब ऐसे हर किसी को नहीं रखना चाहते, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है।
अभी पहले क्या होता था कि टेम्परेरी अकोमोडेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक होटल बुकिंग की तरह होता था कि आप बस गए, आपने बुक कर दिया, आपको मिल गया, तो वो तो बड़ा इजी प्रोसेस था। लेकिन अब यही प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। जैसे कि कुछ साइट्स हो गई, द वंडर फ्लैट्स हो गई या फिर हाउसिंग एनीवेयर हो गई, ये सारी साइट्स क्या है, पहले लैंडलॉर्ड का कंफर्मेशन मांगती हैं। मतलब आपने बुकिंग रिक्वेस्ट डाल दी अपनी डेट्स की, लेकिन ये वाली साइट्स आपने जैसे ही रिक्वेस्ट डाली, ये आपके लैंडलॉर्ड के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी और फिर वो देखते हैं कि आप उनके लिए सूटेबल हो कि नहीं हो। अब उसमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो बड़ी रहेगी वहाँ पे, आपको पता ही नहीं है कि भाई इसमें कुछ बारी हमारी आएगी भी कि नहीं आएगी, या फिर हमें कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो ये एक मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा हेडेक हो गया है। दूसरी कुछ साइट्स होती हैं, शायद आई थिंक द होम लाइक पे भी है ये प्रोसेस, जिसमें कि आप जाके बुकिंग कर सकते हो और बुकिंग के बाद वो आपका पैसा भी डिडक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो फाइनल कंफर्मेशन आपको 24 आवर्स के बाद ही देते हैं, जब लैंडलॉर्ड उन्हें कंफर्म कर देता है कि येस अपार्टमेंट मिल रहा है। अब इसमें भी फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या होती है कि ये वाली जो मतलब आप इन साइट्स पे आप सोच तो रहे हो, देखो जिसने आपसे पैसे ले लिए डेफिनेटली वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं आपको अपार्टमेंट मिलने के, बट फिर इनमें क्या होता है, इनमें बहुत महंगे महंगे अपार्टमेंट्स रह जाते हैं। जैसे अगर आप बात में करोगे तो इनमें बड़े महंगे महंगे अपार्टमेंट्स मिलते हैं, तो फिर यहाँ वही घूम फिर के कोई चॉइस नहीं बच पाती है। सेकेंडली कुछ साइट्स ऐसी भी होती हैं जो कि इंडिया में आपको ब्रोकरेज का सिस्टम पता होगा, उस तरीके से सॉर्ट ऑफ ब्रोकरेज भी चार्ज करती हैं। तो आपके फर्स्ट मंथ के रेंट का 25% पैसा आपसे चार्ज किया जाता है एज अ सर्विस फीस, या फिर एज ब्रोकरेज आप उसको मान सकते हो। तो ये भी जैसे हाउसिंग एनीवेयर या स्पॉटर होम या द होम लाइक हो गई, ये सारी जो वेबसाइट्स हैं ये फिर आपसे वो वाला पैसा चार्ज करती हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई कि इन सारी साइट्स में कैसे काम होता है, आप किस तरीके से अपने अपार्टमेंट की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगी, जिससे कि आपकी जो ये सर्च प्रोसेस है ये सारी थोड़ी ईजी हो जाए और आपको अपार्टमेंट जल्दी मिल जाए। सबसे पहले तो फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम अगर आप पहले से ही बुकिंग करने का ट्राई करोगे तो वो आपके लिए बहुत बेटर होगा। आई नो वीज़ा नहीं आया तो ये चीज़ करनी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको अपनी मूवमेंट डेट पता है और आप किसी तरीके से बुकिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से तो पहले से ही कर लेना। क्योंकि अगर आप पहले से बुकिंग करोगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अच्छा अपार्टमेंट कम पैसों में मिल जाए। ओके, सेकंड जो चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से रिक्वेस्ट रिजेक्ट होती हैं, जो कि मैंने ऑब्जर्व करी हैं, वो ये है कि अगर आपने बुकिंग जो है वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए करी है, मान लो आपने 1 महीने या 2 महीने के लिए टेम्प्रेरी अकोमोडेशन लिया है, तो ज़्यादातर लोग आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देंगे। बिकॉज वही मैंने कहा था ना, थोड़े से दिमाग खराब हो गए हैं, तो वही वाली चीज़ है घूम फिर के कि उनको भी चाहिए कि 3 to 6 मंथ्स की बुकिंग हो एटलीस्ट, तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कहीं कहीं पे तो लिखा होता है एटलीस्ट कितनी बुकिंग उनको चाहिए उतने ही टाइम की आप डालोगे रिक्वेस्ट तो ही सही रहेगा, तो आपको बुकिंग मिल जाएगी। या फिर आप इन जनरल भी आप थोड़ा प्रेफर करना कि 3 महीने तक की बुकिंग आप ले लो। तीसरी चीज़ जो है फ्रेंड्स जो मैंने ऑब्जर्व करी वो ये है कि अगर आप जो बुकिंग कर रहे हो जिस डेट से और जिस डेट से उनका अपार्टमेंट अवेलेबल है उसमें गैप ज़्यादा होता है, मतलब 15-20 दिन 1 महीने का गैप होता है, तो भी वो आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए 1 मार्च से और उनका अपार्टमेंट अवेलेबल है 1 फरवरी से, तो उनको 1 महीने के रेंट का लॉस हो जाता है, इसीलिए आपकी रिक्वेस्ट यूजुअली रिजेक्ट हो जाती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप ऑड डेट्स पे भी बुकिंग करने की कोशिश करोगे, जैसे आप 25, 26 या इस तरीके की डेट से बुकिंग लेना चाहते हो, तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है। बिकॉज ऐसा कोइंसिडेंस होना बड़ा मुश्किल है कि भाई किसी का अपार्टमेंट 24-25 को खाली हो रहा है और वो लोग जो है 26 से आप बुकिंग ले रहे हो, तो वहाँ पे फिर उनका लॉस नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या पॉइंट बोलना चाह रही हूँ। तो उस तरीके से थोड़ा बुकिंग करने का ट्राई करना। और 1-2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप वही अपार्टमेंट लो जिसमें लैंडलॉर्ड आपको एड्रेस का प्रूफ दे रहा हो। एड्रेस कंफर्मेशन नहीं, कंफर्मेशन आपको या रजिस्ट्रेशन जो है वो तो आपको यहाँ की ब्यूरोक्रेसी करके देगी, लेकिन उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो होता है एड्रेस रजिस्ट्रेशन, जो कि साइट पे अक्सर लिखा भी होता है कि एड्रेस रजिस्ट्रेशन पॉसिबल, जिसको हम जर्मन में वोहनगीबरबिस्टोंग कहते हैं। शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो, बट यही बोलते हैं, बाकी स्क्रीन पे लिखा आ रहा होगा क्या बोलते हैं। तो ये वाला डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी घर को लेने से पहले। तो ये ज़रूर चेक कर लेना कि लैंडलॉर्ड आपको एड्रेस कंफर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं।
इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप एयरबीएनबी के थ्रू जाते हो तो वहाँ पे भी ये एक प्रॉब्लम है कि जो ज़्यादातर लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो एड्रेस रजिस्ट्रेशन नहीं करने देते हैं। तो इसके केस में भी फ्रेंड्स आपको इसके लिए एक ट्रिक ये है कि आप जाके उस लैंडलॉर्ड को या उस ओनर को मैसेज कर सकते हो, जो एयरबीएनबी पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, और वहाँ पे जाके अगर आप उस लैंडलॉर्ड को मैसेज करोगे तो फिर वो आपको बता देंगे कि वेदर द एड्रेस रजिस्ट्रेशन इज़ पॉसिबल और नॉट। तो ये भी चीज़ है जो कि आप थोड़ी सी देख सकते हो या मतलब ध्यान में रख सकते हो बिफोर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ बुकिंग। अब फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वो है कि जो आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। ये पॉइंट मैं अश्योरिटी दे रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आने से पहले आपको अपने आने की डेट तो पता ही होगी, या फिर आपका वीज़ा आ गया है तो उसके पहले ही एनुअल डंक की बुकिंग यानी कि एड्रेस रजिस्ट्रेशन की बुकिंग लेना शुरू कर दो इनकी वेबसाइट से। हर सिटी की अलग वेबसाइट होती है। बर्लिन का डिस्क्रिप्शन में आपको बर्लिन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। बाकी आप अपने सिटी का एड्रेस रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जांपल आपको म्यूनिक लेना है, म्यूनिक लिख के गूगल सर्च करना, लिंक मिल जाएगा फॉर श्योर आपको। लेकिन ये आप पहले से ही ले लो। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि इसकी बुकिंग में भी थोड़ी मारामारी है, डेट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। ओके, तो ऐसा बोलते हैं कि लगभग सुबह के 7-8 बजे जर्मनी के ज़्यादा अपॉइंटमेंट स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। तो आपके मतलब करीब आप समझ लो 11-12 के करीब बज रहे होंगे, तो उस टाइम पे आप जाके अपॉइंटमेंट स्लॉट्स चेक कर सकते हो। और मैं बोलूँगी कि यहाँ आने के बाद जितनी जल्द से जल्द की आपको अपॉइंटमेंट मिल रही हो वो इंडिया से ही लेके रखो, वो आप इंडिया से ले सकते हो। ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें क्योंकि जैसे ही आप अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे जाओगे, एनुअल डंक आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। लेकिन अब मैं आपको उसकी इंपॉर्टेंस बताती हूँ, जो कि मैंने आपसे पहले ही बोला था। तो एनुअल डंक की इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये है कि यहाँ पे हर चीज़ में एनुअल डंक मांगते हैं। ओके, पहले तो सिम कार्ड लेने में भी मांगा करते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। बट बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको एनुअल डंक चाहिए होता है। मतलब जो आपका प्रॉपर बैंक अकाउंट है, ये आपके जो कि वर्चुअल बैंक्स होते हैं इसमें नहीं चाहिए होगा, लेकिन नॉर्मल जितनी भी बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, डॉइश बैंक वगैरह, उन सब में आपको एनुअल डंक की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल सिम लेते हो तो फिर वहाँ पे बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है, तो फिर इनडायरेक्टली एनुअल डंक की ज़रूरत उसके लिए भी होती है। ओके, इसके अलावा भी जितनी भी चीज़ों की प्रोसेसिंग होती है, हर कोई सबसे पहले एनुअल डंक ही मांग रहा होता है कि ये दे दो, उसके बाद ही आगे हम कुछ प्रोसेस कर पाएंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एनुअल डंक के साथ साथ ही आपको जब आप सिटी रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो तो उसके 2 वीक के बाद अराउंड आपके घर पे आपकी टैक्स आईडी आती है। तो जब आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा और जब आपके पास टैक्स आईडी होगी, तभी फ्रेंड्स आपकी सैलरी आएगी। तो अब ये सभी नहीं है तो सैलरी नहीं आएगी, पैसे नहीं होंगे तो कैसे मैनेज करोगे, राइट? तो ये वाली चीज़ भी है, इसीलिए थोड़ा सा एनुअल डंक को इम्पॉर्टेंट समझना। बार बार साइट रिफ़्रेश करके अपॉइंटमेंट्स चेक करना। सेम डे पे नहीं मिल रही है तो हर दिन जाके चेक करो। और मैं तो ये बोलूँगी इंडिया से एक बार अपॉइंटमेंट लेके ही चलो, वरना यहाँ कब मिलेगी क्या होगा वो फिर अपने आप में एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको लैंडलॉर्ड के एड्रेस कंफर्मेशन का डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, एड्रेस रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, तो फिर मत लेना। फिर जब आपको एटलीस्ट एक टेम्प्रेरी अपार्टमेंट का आइडिया लग जाए कि कब तक मिल सकता है जिसमें आपको एड्रेस रजिस्ट्रेशन मिलेगा, तो फिर आप उस हिसाब से अपना मैनेजमेंट कर लेना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि जो भी आपका सामान है, बाय ऑल द स्टफ विच यू माइट नीड इन जर्मनी। जैसे कि वूलन क्लोथ्स हो गए, या फिर किचन यूटेंसिल्स हो गए, या फिर कोई भी चीज़ जो आपको लग रही है कि आपको इमीडिएटली जाते ही चाहिए होगी, प्लीज़ वो सारा सामान प्रॉपर प्लान आउट करके अमेज़ॉन वगैरह से ऑर्डर करके या मार्केट जाके जो आपको अच्छा लगता है उसके हिसाब से ला के रख लो। बिकॉज़ यूजुअली यहाँ पे चीज़ें महंगी होती हैं और एकदम से आप स्टार्टिंग में आओगे तो सब कुछ आपको एक्सप्लोर करने में टाइम लगेगा। तो बेटर है कि आप अपने घर से थोड़ी बहुत प्रेपरेशंस करके आओ। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि एक अगर आप ले सकते हो तो प्लीज़ एक फॉरेक्स कार्ड लेके रखना, बिकॉज़ वही एक कार्ड है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये वाला जो कार्ड है इसके लिए पहले से अप्लाई करना पड़ता है, बहुत थोड़ा सा बैंक वालों से बातचीत करनी पड़ती है कौन सा बेस्ट है या फिर क्या चीज़ सबसे बढ़िया है। तो ये भी प्लीज़ आप लेके रखना। अगर आप नॉर्मल ICICI, HDFC या इन रिनाउंड बैंक्स का लोगे तो मैं बोलूँगी कि इनके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, लोडिंग चार्जेस भी होते हैं, फिर कन्वर्जन रेट भी ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने जो लिया था वो था नियो का कार्ड।
नियो के कार्ड में बेसिकली क्या था कि सिर्फ एक्सचेंज रेट हमको देना पड़ता है, कोई लोडिंग चार्जेस वगैरह नहीं थे। बस एक डाउन साइड है इस कार्ड की, वो ये है कि इंडिया के रात के 12 से 3 तक इनका जो वो होता है मेंटेनेंस चल रही होती है, तो उस टाइम पे सब कुछ डाउन रहता है। तो यानी कि यहाँ के तकरीबन 9 बजे से 12 बजे तक आप कहीं पे उस कार्ड से पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो ये एक उसके साथ प्रॉब्लम है। उसके लिए आपको थोड़ा सा पहले से सब कुछ प्लान आउट करना पड़ेगा कि क्या किस तरीके से कब करना है। या फिर आप कैश में भी पेमेंट कर सकते हो ऑब्वियसली, बट मैंने आपको बता दिया कि क्या अच्छी चीज़ है उसमें और क्या बेकार चीज़ है। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी चीज़ें छोटी मोटी आई होप आपको पता होंगी, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल कर देती हूँ कि अगर आपको किसी भी तरीके के मूवर्स एंड पैकर्स की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसकी बुकिंग का आप देख लेना। इसके अलावा करेंसी एक्सचेंज आप ऑब्वियसली थोड़ा सा करवा के रखना, जो भी आपको लगे कि कितने पैसों की ज़रूरत हो सकती है वहाँ पे। उसके अलावा येस फ्रेंड्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको अगर लग भी रहा है ना कि आप जर्मनी जा सकते हो या फिर आप कहीं भी इंडिया के बाहर आप जा सकते हो, आपको ऐसा लग रहा है, आपने उस तरफ अपनी कोशिश भी शुरू कर दी है जॉब अप्लाई करने के लिए, तो प्लीज़ 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 अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको 10-10 साल हो जाते हैं कॉलेज को पास आउट हुए और उनके पास अपनी ओरिजिनल डिग्री का सर्टिफिकेट या फिर फाइनल ईयर की मार्कशीट्स नहीं होती हैं। प्लीज़ वो सारी अपनी ला के रख लो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी शादीशुदा हो तो प्लीज़ अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लो, क्योंकि जनरली हम लोग नहीं बनवाते उस सर्टिफिकेट को, तो उसमें भी फिर बहुत सारा काम हो जाता है। तो ये चीज़ें तो आपको तभी कर लेनी है जब आपको लग रहा है कि बस हम जा सकते हैं या फिर हम उस तरफ कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर कर लेना। इसके अलावा फ्रेंड्स एक छोटा सा पॉइंट और है जो कि मैं बोलूँगी कि आप अगर हो सके तो कहीं से 1 यूरो का एक कॉइन अरेंज कर लेना, क्योंकि क्या होता है कि जब आप यहाँ पे एयरपोर्ट पे आओगे या फिर आप कहीं भी जाओगे यूजुअली, तो जो वो बास्केट्स होती हैं ना, उनमें आपको एक यूरो का कॉइन डालना पड़ेगा, तभी वो अनलॉक होती हैं। दैट इज़ लाइक अ डिपॉजिट, जिससे कि आप उस बास्केट को यहाँ वहाँ ना छोड़ दो, और फिर जब आप उसको वापस पार्क करने जाओगे खाली करने के बाद, तो फिर आप उस 1 यूरो के कॉइन को वापस ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास वो कॉइन नहीं होगा तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन इटसेल्फ। तो ये एक छोटी सी बात है जो कि बड़े काम की होती है, और एयरपोर्ट पे जब कुछ नहीं मिल रहा होता तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स, मुझे जितना पता था मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अपने एंड से जितनी चीज़ें मुझे पता थी। आप में से जो लोग देख रहे हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे कि दूसरे लोगों को भी पता चल सके वो सारी बातें। और फ्रेंड्स, अब तो मैंने आपको जैसे मैंने बोला था कि भाई जर्मनी आने से पहले और बाद में भी हैं बहुत सारी चीज़ें, तो पहले वाली चीज़ें तो मैंने काइंड ऑफ आपको कवर करके बता दी हैं, लेकिन आने के बाद भी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें किस तरीके से करनी है, वो सब मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। और हो सकता है सेपरेट वीडियोस बनाऊं, क्योंकि उन सब के थोड़े प्रोसेसेस बताने पड़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।